यूपी बोर्ड के टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया था, हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। अब हम लोग जो है चैप्टर 2 जो है उसी को सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी सीरीज पूरी कंप्लीट होगी और हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हर जगह की सेम होती है, चाहे बिहार की पढ़ें, क्योंकि हाँ ये सब के सब जो है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में ही आती है। तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से या कोई भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ें तो हम लोग यहाँ से अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का जो नाम है वो है जीवन में आया बदलाव, है ना। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, जीवन में आया बदलाव। अब ये कब से सन का है, तो 650 से लेकर 1200 ईस्वी तक भारत में जन तो यहाँ पर पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे, उसका टाइमिंग अलग था। यहाँ पर क्या है, टाइमिंग जो है 650 से लेकर 1200 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था सन 650 ईस्वी के बाद राजा राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए, उसके बारे में पढ़े। अब और जैसे कि साम्राज्यों में स्थान में छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ, उस सब चीज के बारे में पढ़े। इस काल में हमें समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म में परिवर्तन, ये सब सब दिखाई दिया, ठीक है। तो अब जीवन में कैसे बदलाव आया वो समझेंगे। जंगल और गांव के जो निवासी थे, जंगल के निवासी, गांव के निवासी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उन दिनों क्या होता था। उन दिनों क्या होता था कि आज की तुलना में अधिक जंगल थे, गांव भी थे, शहर आज के दिन जंगल ज्यादा थे और बने हुए नहीं थे, और शहर थे, ठीक है। पुराने समय में उन दिनों जंगल में काफी लोग रहते थे। और पुराने समय में लोग कितने लोगों की तरह ये जंगल में क्या खाते थे, कंदमूल खाते थे, फल खाते थे, ये सब इकट्ठा करके खाते थे, ठीक है। ये सब तो हम लोग को पहले से पता है, ठीक है, पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, जानवर का शिकार भी करना था आदि मानव को जैसे, लेकिन आदि मानव नहीं थे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट हो चुका था। लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया था। जंगल से लकड़ी काट कर क्या करते थे वो लोग, हल बनाते थे, बैल बनाते थे, हल बनाते थे और खेत जोते थे। वे खेत में न हल चलाते थे, बल्कि सिंचाई भी करते थे, बीज रोपण भी करते थे, है ना। जब फल पक जाती थी तो उसे काट लेते थे, छोटी छोटी बस्तियों में बनाकर वो लोग छोटी 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 बस्तियां बनाते थे, जिसको हम लोग क्या करते थे, वे लोग पल्ली कहते थे। वे जंगल से तरह तरह की चीजें इकट्ठा करते थे, और साथ में क्या, इनके बदले गांव या शहर में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि सब दूसरे राज्य से प्राप्त होते थे, शहर से लेकर जाते थे, और वे राजाओं को भेंट भी देते थे। इस प्रकार जीवन जीने वाले बहुत से समूहों में से उस हमें उस काल की पुस्तकों का पता चला, जैसे शबर पुस्तक, शबर, निषाद, पुलिंद और भील, ये सारे पुस्तक है। इस प्रकार के जीवन जीने वाले बहुत से समूहों में हमें उस काल की पुस्तकों का पता चला। आदि मानव के जीवन और शबर व भील के जीवन में समानताएं असमानताएं देखने को मिली। यहाँ पर क्या है, कुछ घुमक्कड़ जाति के बारे में भी पढ़ने मिलेगा कि ये घुमक्कड़ जाति कौन थे, घुमक्कड़ जाति कौन थे, है ना। तो उन दिनों ऐसे लोग भी रहते थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। साथ में रहते थे, उनके पशु चराने और कई समूह थे। इनके जीवन में काफी बदलाव आ रहा था। इन समूहों में कई लोग अपने घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांव में लेकिन घुमक्कड़ जीवन जो छोड़कर वो गांव में बसने लगे, ठीक है। कुछ घुमक्कड़ समूह के लोग अच्छे कारीगर भी थे, जो अच्छे अच्छे लोहे की चीज बनाते थे। दूर इलाकों में जाकर भी तालाब खोदने का या साफ करने का काम करने लगे। नाचने गाने, नट, आमतौर पर ये सब काम करने लगे, मनोरंजन करे। तो इसके अलावा जोगी, सन्यासी, भिक्षु जैसे भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। ये सब भी मैंने घर, आज यहाँ कल वहाँ, ये सब काम करते थे, घूमते रहते थे। गांव व शहर के लोग इसे आदर सत्कार से पूछते थे कि ये गांव जोगी है और घर छोड़ के घूम घूम कर अपना खाना पीता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस टाइप के भी लोग थे उस समय, ठीक है। अब तो बहुत कम ले लेंगे, अब सब अपना अपना, तो कुछ भिखारी टाइप के ही मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलते हैं लोग। तो अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि गांव के लोग और शहर के लोग, इन दिनों गांव में खेती करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। मतलब गांव में
खेती कैसे बढ़ रही है, लेकिन जहां पर पहले से खेती नहीं हो सकती, ऐसी जगहों पर भी सिंचाई करके व्यवस्था लाने की शुरुआत हो गई है। मतलब हर जगह पर खेती हुई है यहाँ पर, यहाँ तक कि राजस्थान और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी, आसपास में हिमालय के पर्वत क्षेत्र में भी जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है ना, वहाँ भी खेती हो रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में रतनपुर और रतनपुर में 1400 तालाब बनाए गए। इसकी संख्या घटकर 2500 से घटकर क्या हो गई है, 2500 के लगभग रह गई है। गांव की विशेषता यह है कि गांव की अगर बात करें, गांव क्या है, तो गांव में इनमें कई जाति के लोग रहते थे। गांव के समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा होता, मतलब जात पात गांव में अभी भी देखा जाता था। हर जाति के लोग, हर जाति जो है अपनी अलग बस्ती रहती थी। इसमें चंडाल होते थे, सोपाक, सूद, मगध आदि अनेक जातियां थी, जिनके गांव जिन्हें क्या है, गांव या शहर की सीमा के अंदर रहने का अधिकार नहीं था। ये गांव के बाहर रहेंगे। कोई जानवर का शिकार करना, खाल निकालना, चमड़े की चीजें निकालना, लकड़ी काटना, शमशान जैसे काम करना, ये सब काम इन लोगों को मिलता था। गांव के परिवार का जो गांव का जो परिवार होता था, उसमें कृषक कृषक रहता था, वो क्या मुखिया कहलाता था। और शहर में कृषक परिवार के मुखिया, मतलब गांव के प्रमुख, गांव का जो प्रमुख था वो कृषक परिवार का मुखिया कहलाता था। बहुत सारी समस्या को सुलझाता था, है ना। बहुत लोग उसको आज आज जो है पंच भी बोलते हैं हम लोग, सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। कहीं कहीं पंचकुल महत्तर भी कहा जाता था, पंचकुल कहा जाता था, अलग अलग नाम दिया जाता था। बैठ जाओ। अलग अलग नाम दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि उत्तर भारत के गांव में आमतौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था, है ना। उत्तर भारत की अगर बात करें, उत्तर भारत के गांव में आमतौर पर किसी न किसी भोक्ता होता था। ये राजा के अधिकारी तो होते ही थे, लेकिन रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार राजपुत्र भी होते थे। इनका गांव वासियों का बड़ा प्रभाव था। वे किसानों से लगभग वसूल करते, मतलब किसानों से क्या लगान वसूल करते थे। लोगों के परिवार में होने वाले शादी ब्याह, तीज, तालाब और कुओं की तरह कुओं पर भी तरह तरह के कर वसूल होते थे, ठीक है। मतलब ये जो थे राजपुत्र या फिर राजपुत्र जो है, जो शादी ब्याह हो या फिर मैंने टैक्स जगह टाइप का वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। ये और इन सब के अतिरिक्त गांव वालों को बेगार, मतलब बिना वेतन का काम, है ना, बिना वेतन का काम भी करना पड़ता था। बिना वेतन का काम भी करना पड़ता था। इसमें लिखो A to Z, A to Z लिखो। हम्म। ठीक है। इस समय की अगर हम बात करें, इस समय की अगर बात करें, तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ था, वो यह था कि लगान वसूली के तरीके का बदलना। लगान वसूली कैसे तरीके से बदला जाए, ये चेंजिंग होता। गुप्त काल में लगान का पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मण विद्वान को भूमि दान देने की परंपरा व्यापक हो गई थी। भू क्षेत्र में से प्राप्त जो आय है, इनकम है, बड़े भाग से उसे स्वामी का अधिकार होता था। जैसे छोटा हिस्सा ही राजा मिल पाता, मतलब कि बड़ा बड़ा जो टैक्स था स्वामी जैसे क्या क्या है कि भू क्षेत्र से प्राप्त आय जो इनकम होता था, स्वामी का अधिकार था, लेकिन इस छोटे से हिस्से का राजा को ही मिल पाता था। भूपति इससे संपन्न हो गए थे, और जिसे जमींदार जिसको बोलते हैं, वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे। वो अपनी सेना भी रखने लगे थे। और बड़े बड़े जो जमींदार हैं, पहले लगा कि राजा के नाम से वसूल किया जाता था, लेकिन अब लगान सामंतों और भूपतियों के नाम पे वसूल करने लगे। मतलब उनका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ने का है। इसी कारण अब राजा किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रखता था, ठीक है। इसके उल्टे साइड में अगर देखा जाए, तो दक्षिण भारत ऊपर ये सारे कहानी जो है उत्तर भारत की है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, तो भारत में गाँव में प्रमुख लोग मिलकर गाँव का सारा काम करते थे, ठीक है। गाँव का सब मिलकर आपस में एक दूसरे का काम करते थे, मिलजुल कर काम करते थे। और क्या होता है, इनकी क्या होती थी, इनकी होती थी सभाएं। इनकी सभाएं होती थी, जिन्हें क्या कहते थे, उर कहा जाता था। और ये कई गांव सभाएं मिलकर क्या बनाते थे, नाडू बनाते थे। नाडू और ही ये लगान इकट्ठा करते थे, उन लोगों को दंडित करते थे, झगड़ा अगर हो गया निपटारा करते थे। तालाब मंदिर का देख रेख करना सभी का काम है। उन दिनों समूचे भारत में ब्राह्मण का समूचे भारत के अगर ब्राह्मणों को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। उन्हें जगह जगह पर गांव गांव में ध्यान दिए जाते थे, ताकि वहां जाकर बस जाए, पूजा पाठ करे और लोगों को शिक्षा दे। ये ऐसे गांवों को क्या ब्रह्मदेह कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ऐसे ऐसे गांव
कौन सा गांव जो समूचे भारत में ब्राह्मणों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, ब्राह्मण लोग का, और वे गांव गांव में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे और अलग अलग जगह पर जाकर बसते थे, है ना। वे ब्रह्मदेव कहलाते थे। उस समय क्या था ना, उस समय अभी तो लाख महिलाओं पर पाबंदी छूट चुकी है, लेकिन उस समय क्या महिलाओं पर बहुत ज्यादा अधिक पाबंदी थी। इस काल में अगर देखा जाए तो महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां मतलब कि थी। अपनी मर्जी से पढ़ना, शादी करना, अपनी मर्जी से पढ़ना, मतलब कि इस अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, यह सब अच्छा नहीं समझा जाता था। इन्हीं दिनों छोटी उम्र में शादी करवाना, बाल विवाह, पति के मरने पर पत्नी को भी उसकी चिंता में जिंदा जला देना, पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक और आदि बातें फैल रही थी। इस महिला और इस कारण क्या था, महिलाओं को समाज में अधिक अपनी पहचान के मौके नहीं मिले। लेकिन ये केवल उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रही, कल कई साधारण लोगों को भी अनुसरण करने लगे, और आगे जाकर हम देखें महिलाओं को इनका विरोध किस प्रकार के, लेकिन इसका विरोध करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप बड़ी संख्या में सती चौरे, हाँ पूरा हो गया। हाँ ये लो, 1 to 100, 1 to 100। अब इसके बाद अगर बात करें हम कि इनसे कई क्षेत्र में सती और सती प्रथा के प्रचलित होने की जानकारी मिली। प्रत्येक वर्ष माघ और पूर्णिमा को यह मेला लगता था, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आठा बीसा का महीना बोलता था। इसमें क्या कौन सा मेला भाई, तो वर्ष कौन सा था, माघ और पूर्णिमा को यह मेला लगता था। इसमें क्या मेला लगता था, किस चीज का मेला लगता था, सती चौरे, है ना। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ कि रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप में सती चौरे ये बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते थे इनसे। और इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का जानकारी मिलता है। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यह मेला लगता है, आठा बीसा मेला। और ये वर्तमान समय में बाल विवाह और सती प्रथा कानून का अपराध है। मतलब क्या है, बच्चे का विवाह करना, सती प्रथा, इन सब चीजों के लिए अपराध माना जाता है। तो ये सब उस वहां पर देखने थोड़ा बहुत मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब थोड़ा सा पहले बात करें कि शहर शहर की बात करें कि गांव शहर शहर में कैसे व्यापार बढ़ा। हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे, खेतों के विस्तार हो रहा था, छोटे छोटे गांव बस रहे थे। एक गांव में बीच में आमतौर पर कुछ शहर विकसित हुए। ये मंडी मतलब मंड पीक जिसको कहते हैं, मंडी ये जहाँ होते थे, जहाँ पर सभी सामान खरीदते और बेचे जाते थे, और मार्केट लगता था। इन अस्थायी दुकानों और विथिया भी होती थी, मतलब कुछ अस्थायी कुछ उठ के जाने वाले, जैसे मुठिया लोग होते थे उसे, जिनके कई प्रकार के कारीगर, जैसे बुनकर बुनकर कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सुनार, ये सब रहते थे। अक्सर ऐसे शहरों में राजा और सामंत भी रहते थे जो बाजार में कर वसूलते थे, और शहर के व्यापारी कारीगर और राजा भव्य मंदिर बनाते थे उनके पूजा करने के लिए, त्योहार के लिए दान देते थे। और बहुत सारे कारीगर भी थे काम करने के लिए। दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश प्रतिष्ठा बनाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों को बड़े बड़े गांवों के राजस्व प्राप्त करते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई, और मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियों में यह धन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, ये सब लगाया गया। ठीक है। अब इतना ही नहीं, जब उस समय के अगर लेन देन की अगर बात करें तो नहीं, इतना ही, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज में ऋण दिया जाना। मंदिरों द्वारा सोचो, मंदिरों द्वारा पैसा दिया जाता था। विशाल मंदिरों निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी और ब्राह्मण एकत्रित होकर जिन्हें बड़ी संख्या में नए शहर बचने का एक कारण था। और उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों पर में जाकर व्यापार करते थे। हाँ, बदमाशी नहीं, बल्कि दूर दूर से के देशों में भी जाते थे। उन देशों के व्यापारी भी
मतलब एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश में आते जाते थे। भारत के समुद्र तटों से खासकर गुजरात, कोंकण, केरल, तमिलनाडु, बंदरगाह, इन सब में समुद्री व्यापार होते रहता था। दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देशी, मणिग्राम और नाम के श्रेणी समूह बनाकर अपनी हितों की रक्षा करते थे। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब, ईरान, अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। इसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन देशी व्यापारी भी आते थे। ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में बसने लगे और दूर दूर से आते जाते थे, संस्कृत से प्रभावित हो गए, यहाँ से लोग लगने लगे। तो केरल, तमिलनाडु में चीनी, ईसाई, यहूदी आकर बसे, और गुजरात में, केरल में अरब व्यापारी आकर बसे। ये भारत में मसाले, कपड़े और खरीद कर ये सब भेजते रहते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सबको अच्छा लगने लगा सब यहाँ पर, तो सब यहाँ पर बसने लगे। और बसते बसते हमारा दुनिया यहाँ पहुंच गया, है ना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ये चीजें बढ़ी भक्ति मात्रा में, है ना। भक्ति आंदोलन होने लगी, है ना। भक्ति आंदोलन और मंदिर का क्षेत्रीय भाषा, मतलब क्या है, आमतौर पर जंगल में रहने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार देवी देवता का पूजा पाठ करने लगे। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव, माता देवालिया के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। गांव में बहुतायत से पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव पूजा स्थल ठाकुर चौरा की भी बड़ी संख्या मिलती है। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था, और बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। और मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म की एक नई लहर दौड़ गई, जिसे हम क्या करते थे, धार्मिक आंदोलन कहते थे। क्या करते थे हम, भक्ति आंदोलन। और सबसे पहले दक्षिण भारत में आंदोलन में तमिलनाडु में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। हाँ, शिव, विष्णु, कई संत भक्त हुए। ये लोग सभी जातियों के थे। वे कर्म कांड और सभी देवताओं की उपासना की जगह पर शिव और विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देते थे। मतलब शिव की प्रेम भक्ति को बढ़ावा देते थे, है ना। कोई विष्णु भक्त था, है ना। साथ में क्या है, ये लोग सभी जातियों के थे, और कर्म, और साथ में क्या, उन्होंने आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति गीत भी रचे थे, लोकप्रिय हुए थे। से शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। ये चीज याद करके रखना है। शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। ठीक है। अब हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। राम राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह पर मंदिर बने, राजाओं के अनेक प्रभाव रहे। और साथ में क्या, कई भक्त मंदिरों की इस तरह बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए। मतलब क्या है, ईश्वर से प्रेम बिना किसी, मतलब क्या, धर्म संस्कृति से नहीं करना चाहिए। ईश्वर का प्रेम दिल से होना चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने अलग टाइप का। ईश्वर दिल से होना चाहिए। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लियागर, वीर शैव और बसवण्णा और अकम महादेवी। इन आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पात, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाना चाहते थे, कि कोई धर्म मैंने कोई विशेष पूजा पाठ नहीं हो, ईश्वर को ईश्वर की तरह माना जाए। इसी तरह आंदोलन बंगाल, बिहार के नामपंथी व सिद्धों में शुरू किया। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों को में रची और बताया। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं एवं साहित्यों का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उत्तर में गुजराती, ये सब चीज जो है रचनाएं काफी हमें मिलती है। अब भक्त जहाँ रहेंगे वहां पर तो भक्ति होगी तो मंदिर तो बनेंगे ही। अब मंदिर बनेंगे तो फिर सिंपल सी बात है कि शिल्पकला बनेगी ही। ठीक है, तो शिल्पकला की अगर बात करें, वहाँ के मंदिर की बात करें, जैसे पड़ैया का मंदिर ही है ना। गणेश पड़ैया का मंदिर है। इस काल में बनने वाले मंदिर काफी बड़े होते थे। गर्भगृह मतलब नीचे भी होते थे, शिखर और कई छोटे बड़े मंडप होते थे। उन्हें दूर दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखाई देते थे। और जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे, गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता था जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। ठीक है, जिसके बाद महामंडप महामंडप आदि होते थे। ये वास्तव में बड़े कमरे होते थे, जिनमें खड़े होकर भक्त का दर्शन कर सकते हैं।
ठीक है। और यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता था, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की शैली। उदाहरण के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो अलग अलग तरीके थे। उत्तर भारत की शैली अलग तरीके थी, दक्षिण भारत की शैली अलग तरीके से। बात नहीं, अब बात करोगे तो बाहर भेज देंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर बात करें हम लोग, तो उड़ीसा के इसी एग्जाम्पल में अगर बात करें हम लोग, तो उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य के कोणार्क मंदिर जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। तो याद रहे, सूर्य का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं जो बनाए गए थे। खजुराहो का मंदिर और राज चोल द्वारा बनाए गए राज राजेश्वर मंदिर और इस काल के मंदिर का निर्माण में सुंदर नमूने हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक द्वारा बनाया गया ये रतनपुरी का मंदिर, गडई पडरिया का मंदिर और जलाल देव द्वारा निर्मित शिवरी नारायण का मंदिर और गोपाल देव द्वारा निर्मित कबीर धाम करवर्धा में है, जिसे भोरम देव का मंदिर इस काल के निर्माण कला को दर्शाते हैं। पत्थरों को तराशी के देवी देवताओं का यहाँ पर विशेषता दिखाई दे देती है। ये सारी चीज हुए, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर कहाँ का है, कला साहित्य में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग देख लोगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरह से देख लोगे। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो है ये चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये हम लोग अगले, है ना, अगले, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, अभी 650 से 1200, अभी पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 650 से लेकर 1200 के बीच में डिस्कस किया। अब जो है डिस्कस करेंगे 1206 से लेकर 1290 के बीच में, हमारी जो है ईस्वी बाई ईस्वी 1 बाई 1 करके चलते जा रही है। तो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलते ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट सीरीज में एक एक चैप्टर करके हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है और हिस्ट्री हम लोग पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। यूपी बोर्ड हमने यूपी बोर्ड का जो है सिलेबस को कवर करना स्टार्ट किया है। बाकी हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सब जगह की सेम ही होती है, मतलब जरूरत के हिसाब से स्टेज वाइज तो हम लोग वहाँ यहाँ भी तरीके से सीख सकते हैं, अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब लोग हम लोग टॉपिक जो है और हम लोग मुगल साम्राज्य के हिसाब से समझेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।